चौथी कंडीशन ये बन रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण एक व्यंजन हो सकता है। इसमें से देखो मैंने ई को निकाला और इसमें से देखो मैंने ए को निकाला। इधर क्या ये लिखा हुआ है अयन, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, अयन। नमस्कार दोस्तों, एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी विषय के वर्णमाला बिंदु को बहुत प्रमुखता से और बहुत दमदारी के साथ देखा और उसको खत्म भी किया, साथ साथ हमने वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास किया। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हिंदी में आज संधि बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। कौन से बिंदु पर मेरे भाई? संधि बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि किन किन शब्दों के योग से बनती है और उन शब्दों का अलग अलग अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, हम संधि क्यों पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर आगे की बातों में हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार में किस किस प्रकार से हम संधि का योग करते हैं, है ना। इतने सारे बिंदुओं को हम समाहित करते हुए धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो कहेंगे मेरे भाई कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मित्र। देखो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं समझौता होता है, मित्रता होता है, समझौता होता है। अगर हम और भी बात करें तो कहेंगे योग होता है, और भी बात करें तो कहेंगे संयोग होता है, और भी हम बात करें तो कहेंगे मेल होता है। क्या होता है मेरे भाई? मेल होता है। इतने प्रकार से हम संधि का शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम मेरे भाई होता है विच्छेद या विग्रह होता है। संधि का जो विलोम होता है वो क्या होता है मेरे भाई? विच्छेद अथवा विग्रह होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिला देना, जोड़ देना, योग कर लेना, मेल कर लेना, उसी प्रकार से इसका विलोम शब्द क्या होता है तो कहेंगे विच्छेद होता है अथवा विग्रह, मतलब अलग अलग कर देना होता है कि नहीं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो देखेंगे तो कहेंगे कि संधि शब्द दो शब्दों के योग से बनता है। जैसे देखो हम कहेंगे एक बनता है आपका ये पूर्व पद हो जाएगा, ये आपका एक पूर्व पद हो जाएगा। फिर उसके बाद एक देखिएगा आपका उत्तर पद हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा, एक पूर्व पद हो जाएगा और एक उत्तर पद हो जाएगा। इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण जुड़ता है। क्या जुड़ता है मेरे भाई? अंतिम वर्ण जुड़ता है और इसका जो है प्रथम वर्ण जुड़ता है। क्या जुड़ता है भाई? इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण जुड़ता है और इस उत्तर पद का कौन सा वर्ण जुड़ता है तो कहेंगे प्रथम वर्ण जुड़ता है। और इन दोनों वर्णों को जुड़ने से आपको एक विकार देखने के लिए मिलेगा। विकार बोले तो कहेंगे परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अब बस उसी परिवर्तन को हम क्या नाम दे देंगे मेरे भाई? तो कहेंगे कि यही तो संधि बनता है। यही तो क्या बनता है मेरे भाई? संधि बनता है। अगर मान लो हम कुछ शब्द ऐसे लिख रहे हैं, जैसे देखो लिख रहे हैं प्रति धन एक। क्या लिख रहे हैं मेरे भाई? प्रति धन एक। देखो ये अलग प्रकार का शब्द है और ये अलग प्रकार का शब्द है। हम इस प्रति में से ई को निकाल लिए और इस एक में से
ए को निकाल लिए, तो मेरे भाई देखो ना, इसका अंतिम वर्ण जुट रहा है और इसका ये प्रथम वर्ण जुट रहा है, और इन दोनों को जुड़ जाने से एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रत्येक। और य बनता किससे है, तो कहेंगे य की मदद से बनता है। आगे हम सभी बातों को विधिवत देखेंगे, परंतु हम आपको विकार अथवा परिवर्तन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखना, आपको कहीं इस वाले शब्द में य दिखा तो आप लोग कह देंगे बिल्कुल नहीं दिखा, परंतु इस वाले शब्द में आपको यह दिख गया, मतलब यह है कि कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। और जहां परिवर्तन होगा नाम क्या रख देंगे, संधि रख देंगे। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा क्या होती है, तो कहेंगे कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार अथवा हम कहेंगे परिवर्तन। विकार को ही हम क्या कहेंगे मेरे भाई, परिवर्तन कहेंगे। होने वाला विकार अथवा परिवर्तन क्या कहलाता है भाई, तो कह देंगे कि संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार अथवा परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। परंतु ये दो वर्ण कैसे होने चाहिए, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखो, ये दो वर्ण कैसे होने चाहिए। देखो, ये आपका हो गया पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब पहला पद, और इसको हम उत्तर पद कहेंगे, बाद वाला पद कहेंगे, परंतु आखिरी पद नहीं कह सकते। तो आप कहेंगे कि क्यों आखिरी पद नहीं कह सकते मेरे भाई? तो देखो, संधि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच होती है। अगर हम इस पूर्व पद की बात कहें तो कहेंगे कि यह भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, यह भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, और यह भी एक क्या है मेरे भाई, अर्थपूर्ण शब्द है। कहने का मतलब क्या है कि संधि दो अर्थपूर्ण शब्दों के मध्य होगी, लेकिन किसके माध्यम से होगी, तो कहेंगे इसका अंतिम वर्ण रहेगा। इसका क्या रहेगा मेरे भाई, अंतिम वर्ण रहेगा। और इसका क्या रहेगा, तो कहेंगे कि इसका प्रथम वर्ण रहेगा। इसका प्रथम वर्ण रहेगा। और इन दोनों के योग से आपको यहां पर कुछ न कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और जहां परिवर्तन मिलेगा उसी परिवर्तन का नाम क्या पड़ जाएगा, तो कह देंगे कि उसी परिवर्तन का नाम तो संधि पड़ जाएगा। उसी परिवर्तन का नाम तो क्या पड़ जाएगा मेरे भाई, संधि पड़ जाएगा। फिर देखो, अगर हम संधि की बात करना चाहें तो कहेंगे कि एक मुख्य संधि होती है अथवा प्रधान संधि होती है, और एक गौण संधि होती है। हम कैसे कैसे इसका नामकरण करेंगे, तो देखना प्रधान संधि वह संधि होती है जब हम इसके बारे में यह कह सकते हैं कि जब परिवर्तन दोनों वर्णों के मध्य हो, दोनों वर्णों के मध्य हो, तो हम कहेंगे कि वह प्रधान संधि है। तो क्या कहेंगे भाई, वो प्रधान संधि है। जैसे देखो हम अगर बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है राम, और देखना ये लिखा हुआ है अयन। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, अयन। अब देखना, इस राम से मैंने अ को निकाला, तो यह इधर क्या बन जाएगा मेरे भाई, राम बन जाएगा। और इस अयन को मैंने अयन ही रहने दिया। अगर हम इस शब्द की बात करें तो कहेंगे कि यह पूर्व पद है, और इस शब्द की बात करेंगे तो कहेंगे यह कौन सा पद है, उत्तर पद है।
इसका हमने अंतिम वर्ण लिया और इसका हमने प्रथम वर्ण लिया और दोनों को मिलाए तो बन गया क्या मेरे भाई, आ बन गया। क्या बन गया, आ बन गया। क्या बन गया भाई, आ बन गया। और जब आ बन गया तो देखो ना इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है राम और इधर लिखा हुआ है यन। और जब पूरा मिला करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, रामायण बना देंगे। सॉरी, न का ड़ हो जाता है, न का ड़ हो जाता है। एक नियम के तहत पढ़ेंगे हम इसको, आगे समझने वाला विषय है कि ये न के बदले क्या हो जाएगा, ड़ हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी मिला, ये भी मिला, दोनों के प्रभाव से एक नया वर्ण बना आ। इधर राम बचा, इधर यन बचा। जब पूरा मिला करके लिखेंगे तो क्या बना देंगे, रामायण बना देंगे। इसी तरह से हम गौण संधि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कहेंगे कि जब परिवर्तन किसी एक वर्ण में हो अथवा किसी अन्य स्थान पर हो, अथवा किसी अन्य स्थान पर हो तो उसे संधि का गौण रूप कहते हैं। तो उसे संधि का गौण रूप कहते हैं। जैसे देखना मेरे भाई, जैसे देखना आपके यहां मैं दो शब्द लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं प्रति और एक क्या लिख रहा हूं मेरे भाई, एक लिख रहा हूं। अब देखो फिर से ये आपके लिए पूर्व पद है और ये आपके लिए कौन सा पद है, उत्तर पद है। कौन सा पद है, पूर्व पद है। और ये आपका कौन सा पद है, तो कहेंगे उत्तर पद है। इसमें से देखो मैंने ई को निकाला और इसमें से देखो मैंने ए को निकाला, तो इधर क्या बच जाएगा, प्रत, और इधर क्या बच जाएगा मेरे भाई, क बच जाएगा। क्या बच जाएगा, क। इसका देखो अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण निकला, जुड़ेगा और संधि के एक विशेष नियम के तहत ये बना लेगा य। और इधर देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये है एक और इधर देखो लिखा है प्रत। और जब पूरा मिला करके लिख दोगे मेरे भाई तो बना दोगे इसको कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन केवल एक जगह पर हो रहा है और जब एक जगह पर होगा तो हम नाम क्या रखेंगे उसका, गौड़ संधि। क्या नाम रखेंगे मेरे भाई, गौड़ संधि। और जब परिवर्तन दोनों जगहों पर होगा तो उसका हम नाम क्या रखेंगे, तो कहेंगे प्रधान संधि अथवा मुख्य संधि का नाम दे देंगे उसका। बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हम पाएंगे संधि के प्रकार। क्या पाएंगे मेरे भाई, संधि के प्रकार। तो कहेंगे कि संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो कहेंगे एक स्वर संधि होती है। एक कौन सी संधि, तो कहेंगे एक स्वर संधि होती है। यानी कि जब हम स्वर का योग स्वर के साथ करेंगे तो नाम रखेंगे कि वो कौन सी संधि है, स्वर संधि है। क्या नाम रखेंगे मेरे भाई, कि वह तो स्वर संधि है। उसी तरह से दूसरे प्रकार की संधि की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे प्रकार की संधि को हम व्यंजन संधि नाम देते हैं। कौन सी संधि नाम देते हैं मेरे भाई, तो नाम देते हैं हम उसको व्यंजन संधि का। क्या नाम देते हैं, व्यंजन संधि का। कहने का मतलब यह है कि जब स्वर अथवा व्यंजन का योग अलग अलग तरीके से व्यंजन से हो तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, व्यंजन संधि नाम दे देंगे। अभी और भी क्लियर डेटा हम बताएंगे इसको। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर की संधि की बात करेंगे तो तीसरे नंबर की संधि को हम कहते हैं कि यह विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है मेरे भाई, विसर्ग संधि होती है।
संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो कहेंगे संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की क्या होती है? संधियां होती हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि जो संधि करने के तरीके होते हैं, जो संधि करने के प्रकार होते हैं, वह कितने प्रकार से योग करती है मेरे भाई। देखना समझने वाली ये बात है कि अगर हम कहेंगे तो कह देंगे ना कि ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण है। कौन सा वर्ण है भाई? अंतिम वर्ण है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कह देंगे कि यह उत्तर पद का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। अब देखो पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या हो सकता है? तो कहेंगे एक स्वर हो सकता है। और उत्तर पद के प्रथम वर्ण पर क्या हो सकता है? तो कहेंगे यहां पर भी एक स्वर हो सकता है। जब स्वर का योग स्वर के साथ होगा तो नाम रख देंगे कि यह कौन सी संधि है मेरे भाई? स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। देखो संधि 3 प्रकार की होती है, परंतु ये 3 प्रकार की संधियां कुल मिलाकर के 6 प्रकार से योग करती हैं। उन 6 प्रकार में हम पहले प्रकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण एक स्वर हो सकता है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी एक क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है। इन दोनों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को हम क्या नाम दे देंगे? स्वर संधि नाम दे देंगे। क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम क्या हो सकता है कि अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण एक स्वर हो सकता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है? एक व्यंजन हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये बन रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण एक व्यंजन हो सकता है, तो वहीं उत्तर पद का प्रथम वर्ण एक स्वर हो सकता है। चौथी कंडीशन ये बन रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण एक व्यंजन हो सकता है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी एक क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। तो ये जो तीन प्रकार की योग हो रही है, इस का नाम रखेंगे मेरे भाई व्यंजन संधि। क्या नाम रखेंगे? व्यंजन संधि। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि जो पांचवी कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण एक विसर्ग हो सकता है, तो वहीं पर उत्तर पद का प्रथम वर्ण एक स्वर हो सकता है। फिर छठी और अंतिम कंडीशन क्या बन रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण एक विसर्ग हो सकता है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है? एक व्यंजन हो सकता है। ये दोनों कंडीशन किसकी बन रही हैं? तो बता देंगे मेरे भाई कि ये तो विसर्ग संधि की कंडीशन बन रही है। किसकी कंडीशन बन रही है भाई? विसर्ग संधि की कंडीशन बन रही है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही समझते हैं। फिर आगे की कक्षा में आपको और भी बेहतरीन तरीके से संधि के भेद, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रत्येक के नियम कैसे बनते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, व्यंजन संधि में कौन कौन से नियम लगते हैं, विसर्ग संधि में कौन कौन से नियम लगते हैं, या कौन सा शब्द किस संधि का उदाहरण होता है, हम उसको पहचानने का और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।